क्लियर है वॉइस सबको? हाँ जी क्लियर। ओके, क्योंकि लास्ट टाइम ना वॉइस का थोड़ा इशू हो गया था। जी ठीक है, तो आज का जो लास्ट टाइम हमने SC/ST एक्ट के ऊपर चर्चा की थी और उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट या एक NGO की मेंबर थी जिसके माध्यम से हमने डिस्कशन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉक्सो के ऊपर, और जिसके अंदर हमने जो है मिस्टर देवेंद्र कुमार धामा जी को इनवाइट किया है इसके लिए कि वो जो है सेक्रेटरी हैं नवोदय लोक चेतना कल्याण समिति करके एक NGO है और उसके अंदर वो वर्क करते हैं और 2002 से वो कंटिन्यू इस फील्ड में काम कर रहे हैं इसके अंदर और काफी एक्सपीरियंस है उनको। और अभी 3-4 महीने पहले हम लोग भी गए थे उनके वहां पे, तो हमने उनसे मुलाकात की, मेरी एक फ्रेंड का इंटरव्यू था उसके रिगार्डिंग। तो हमने देखा बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं इस फील्ड में। और सबसे अच्छा जो उस दिन हमें लगा कि जब वो वहां पे गए, उस प्लेस पे गए जहाँ पे मतलब ये NGO से रिगार्डिंग उन लोगों का ऑफिस था, उस गांव के अंदर गए, तो वहां के लोग सामने आए, आके उनको अपनी समस्याएं बता रहे हैं। समस्याएं बताने के बाद वो उस पे वर्क कर रहे हैं, मतलब वहां पे बैठ के फोन कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। तो काफी अच्छा लगा हम लोगों को देख के। और उसमें जो ज्यादातर मैटर थे, मतलब 3 से 4 मैटर थे, वो थे चाइल्ड को लेकर, कि चाइल्ड को लेकर उन्होंने काफी मतलब वो हेल्प कर रहे हैं उस फील्ड में। जैसे कि एक मैटर था जो हम लोगों के उस दिन सामने आया था कि एक स्कूल कॉलेज है वहां पे, और एक स्कूल है जहाँ पे लड़कियां जाती हैं, लेकिन वहां पे रास्ते में उनको जो है परेशान किया जाता है। तो उसको लेके भी उन्होंने वहां पे पुलिस वगैरह बुलाई या वहां पे उनकी ड्यूटी लगाई, उस फील्ड में भी मतलब उनका काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। और वो इतना बढ़ चढ़ के काम कर रहे थे ना वहां पे कि हमें खुद ये लग रहा था कि हमें भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए इन चीजों के अंदर। अब NGO एक अलग व्यू है, या हम लोगों का मतलब इन चीजों के बारे में बताना, जैसे कि पॉक्सो क्या है, कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होता है। अगर हम बात करें, हम एक एडवोकेट्स को छोड़ के, तो उनको यही नहीं पता होता कि पॉक्सो एक्ट भी कुछ है, या उनके कुछ राइट भी हैं, या उनके प्रति उनकी कुछ ड्यूटी भी है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पॉक्सो एक्ट है क्या, क्यों इसकी नीड पड़ी, क्यों हम इसको लेके आए। ठीक है, क्लियर है ना आवाज मेरी? जी क्लियर है। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना पड़ेगा कि पॉक्सो एक्ट की हमें नीड क्यों पड़ी, क्यों इसको लेके आया गया, जबकि हमारे पास IPC का 354 जो भारतीय दंड संहिता है उसकी धारा जो 354 है, या आप इसके अंदर बात करो हमारा 294 509, वहां पे भी तो ये प्रोविजन है। आपका 354 डायरेक्ट ये बोलता है कि अगर आप कोई भी असोल्ट करते हो, किसी भी प्रकार का असोल्ट करते हो, क्रिमिनल फोर्स करते हो किसी वुमेन के प्रति, तो ऐसी कंडीशन में 354 लग जाएगा। दूसरा, अगर हम पॉक्सो एक्ट के अंदर देखें तो सेक्शन 11 में इसमें क्या कह रखा है कि सेक्सुअल हरासमेंट। अब सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है? अभी किसी को कोई वर्ड्स बोल देना, कोई ऐसी धमनी करना, या किसी प्रकार का किसी को कोई अश्लील साहित्य दिखाना, ठीक है, या उसको जो है छेड़खानी करना उसके साथ किसी भी प्रकार की, या उसको किसी काम में इन्वॉल्व करना, जो कि सेक्सुअल ऑफेंस है। तो इसके बारे में तो 509 में भी दे रखा है IPC। जो IPC का सेक्शन 509 है वो भी तो यही कह रहा है कि अगर आप किसी वुमेन्स के लिए, अगर किसी स्त्री को लेकर अगर आप कोई भी अगर धमनी करते हो, कोई साहित्य उसको दिखाते हो, या किसी भी प्रकार का कोई एक्टिविटी आप करते हो, कोई शब्द आप बोलते हो, तो आपके ऊपर 509 लग जाएगी। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास 294 भी IPC की, जिसमें डायरेक्ट बोला गया है कि भाई अगर आप जो है किसी भी पब्लिक प्लेस पर, अगर पब्लिक प्लेस पर आप कोई भी गाना वगैरह गाते हो, या ऐसा कोई धमनी करते हो, या कोई और एक्ट करते हो पब्लिक प्लेस पर, जिससे कि कोई वुमेन जो वहां से जा रही है वो आपको देखे, ठीक है, तो 294 में भी ये पनिशमेंट दे रखी है। इधर से 354 भी हम लोगों के लिए था, 509 भी दे रखा है। तो फिर ये पॉक्सो एक्ट की हमें नीड क्यों पड़ी? मतलब सबसे ज्यादा जरूरी, अगर हम पॉक्सो एक्ट पे बात कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट टॉपिक ही आ जाता है कि पॉक्सो एक्ट की हमें नीड क्यों पड़ी, जबकि हमारे पास IPC में है प्रोविजन। आज अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो इसमें मोस्ट ऑफ सभी लोग एडवोकेट्स ही हैं, है ना, जैसे कि अभी इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी जुड़े हुए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट से भी जुड़े हुए हैं, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट से मधु गोयल है वो भी इसमें जुड़ी हुई हैं। तो सबको पता है कि हाँ भाई पॉक्सो एक्ट क्या है।
तो लेकिन मेन पॉइंट ये है कि जब हमारे पास आईपीसी है, उसके प्रोविजन थे, तो फिर 2012 में ये अमेंडमेंट क्यों लेके आए हम? लास्ट टाइम इसी पे हमने क्वेश्चन भी उठाया था कि भाई जब SC/ST एक्ट में हमने सेक्शन 3 को जो डिफाइन किया है, जब हमारे पास आईपीसी में सारे प्रोविजन है, फिर उसको लेके क्यों आए? तो देखो, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इस एक्ट के पीछे पर्पस क्या था, इसको क्यों लेके आया गया। तो जैसे 354 हो गया, 509 हो गया, 294 हो गया, ये सभी लोग जानते हैं। इस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सब प्रैक्टिस में है या फिर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबको आइडिया है, सबको पता है कि ये मतलब ये धाराएं क्या हैं। लेकिन वहां पे जो है एक भेदभाव किया गया है एक सेक्स को लेकर, कि वहां पे सिर्फ वुमेन्स के लिए है। अगर मेल है कोई बच्चा, तो उसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है इनमें से, क्योंकि आप 354 पढ़ोगे तो वहां पे आपको डायरेक्ट लिखा हुआ है कि किसी भी वुमेन की, ठीक है। 509 पढ़ोगे तो वहां पे भी स्त्री शब्द का प्रयोग किया हुआ है। 294 पढ़ोगे तो वहां पे स्त्री शब्द का प्रयोग तो नहीं किया, लेकिन अगर आप उसको इनडायरेक्ट वे में देखोगे तो उसमें उन्होंने व्यक्ति शब्द का भी प्रयोग नहीं किया हुआ क्लियर उसमें, ठीक है। जब तीनों जगह पे कहीं पे भी मेल के लिए नहीं था, लेकिन क्या जो सेक्सुअल हरासमेंट है या जो सेक्सुअल असोल्ट है, क्या वो फीमेल के संदर्भ में ही होता है, वो मेल के कंटेंट्स में नहीं होता है? क्या कि फीमेल जो है उसी की हरासमेंट हो सकती है सेक्सुअल, या जो सेक्सुअल इसका असोल्ट का कंसेप्ट है उसमें सिर्फ फीमेल आएगी, मेल नहीं आएगा। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये थी इस एक्ट को लाने के पीछे कि भाई इसमें जो भेदभाव किया गया है, क्योंकि 354 आपको क्लियर बोल रही है वुमेन्स के बारे में कि अगर आप कोई भी असोल्ट करते हो, अगर आपके द्वारा कोई भी असोल्ट किया जाता है या कोई भी फोर्स किया जाता है किसी भी वुमेन की मोडेस्टी के लिए, तो ऐसी कंडीशन में आप पे 354 अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। 354 का कंसेप्ट आपको दे दिया गया है। और यदि आपने किसी स्त्री के संदर्भ में अगर कोई भी शब्द कहा या आपने कोई भी ऐसा साहित्य वगैरह दिखाया जो कि अश्लील है, या उसके संदर्भ में आपने कोई भी आक्षेप किया, अंग विक्षेप किया, तो ऐसी कंडीशन में आपको 509 लग जाएगी, 354 में प्रोविजन हो जाएगा और 294 में हो जाएगा। लेकिन मेल के कंटेंट्स में यहाँ पे कोई भी प्रोविजन नहीं दे रखा था। तो इसलिए 2012 में ये संशोधन ये एक्ट लाया गया और इसमें ये जो भेदभाव था ये समाप्त कर दिया गया। इसमें बोला गया कि अगर 18 साल से कम एज का कोई भी बच्चा है, चाहे वो मेल है या वो फीमेल है, दोनों पर जो है इसके जो प्रोविजन है वो सेम अप्लाई हुई है। मेल और फीमेल दोनों को जो है सेम प्रोविजन इसके अंदर दिए गए और दोनों के ऊपर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक तो ये रीजन था पॉक्सो एक्ट लाने का। दूसरा जो इसके अंदर रीजन बनता था कि 354 के अंदर, जो 354 है आपका आईपीसी में, उसमें फीमेल शब्द का यूज किया गया है, उसके अंदर फीमेल शब्द का यूज किया गया है। अब जो फीमेल है उसके अंदर अगर एक 6 महीने की बच्ची है उसके लिए भी सेम लो है, और अगर एक जो है 60 साल की कोई स्त्री है उसके लिए भी सेम लो है। मतलब किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। जबकि हम देखते हैं अगर किसी भी स्त्री को अब छोटी बच्ची के साथ अगर कोई हीनियस क्राइम होता है, छोटी बच्ची के साथ उसकी मोडेस्टी को लेकर या उसके साथ सेक्सुअल किसी भी प्रकार का हरासमेंट होता है, असोल्ट होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो माइनर है ये भी नहीं वो उसके साथ जो है वो ज्यादा प्रताड़ित की जाती है इस मैटर में। जबकि एक मेजर जो लेडी है उसके साथ कम होता है, लेकिन लो सबके साथ सेम अप्लाई होता है। यही बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने रूपल देवल के बजाय उसके रूपल देवल केस में भी कही थी कि भाई इसमें जो मोडेस्टी शब्द का यूज किया गया है सेक्शन 354 के अंतर्गत, इसमें सभी स्त्री आती हैं चाहे उसकी कोई भी एज हो, मतलब हर एज की जो लेडी है वो इसके अंदर आएगी। 354 में हर एज की लेडी आएगी, चाहे वो 6 महीने की हो या वो 60 साल की हो, सभी को इसके अंदर जो है इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है। तो एक हमारा रीजन था कि पॉक्सो एक्ट लाने के पीछे कि भाई एक तो सबसे ज्यादा जरूरी था कि इसमें जो है सिर्फ जो फीमेल है उनके बारे में प्रोविजन दे रखा था, मेल के बारे में कोई प्रोविजन नहीं था। और दूसरा यहाँ पे एक अगर चाइल्ड के साथ कोई भी ऑफेंस होता है, एक चाइल्ड के साथ ऑफेंस होता है या एक यंग लेडी के साथ अगर कोई ऑफेंस होता है, तो सबके लिए सेम लो था, किसी के साथ जो है कोई भी भेदभाव लो के संदर्भ में नहीं किया गया था, सब पे सेम लो अप्लाई होता था। इसमें जो पनिशमेंट का प्रोविजन था, अगर एक 6 महीने की बच्ची के साथ होता है वही ऑफेंस तो उस पर भी वही अप्लाई होगा, और अगर एक यंग लेडी पर होता है तो सेम प्रोविजन इसमें जो है अप्लाई किए जाते थे।
तो इसके लिए 2012 में पॉक्सो एक्ट लाया गया, जिसमें अगर 18 साल से कम एज का बच्चा है, अगर कोई बच्चा है जो कि 18 साल से कम है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबकी कंडीशन में आपको जो है इसके अंदर रखा गया। और सेम इसके अंदर जो है सब पे सेम लॉ अप्लाई किया गया कि अगर मेल है तो उसके लिए भी सेम लॉ है, और अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए भी सेम लॉ अप्लाई किया जाएगा। अब हम लोगों ने इसमें 2021 में एक जजमेंट आई थी, 2021 में सतीश बनाम महाराष्ट्र राज्य की एक जजमेंट आई थी, अभी जनवरी की जजमेंट है ये, जिसमें सेक्शन 8 को डिफाइन करते हुए, जिसमें जो है सेक्शन 8 को डिफाइन करते हुए जो नागपुर हाई को वो पीठ थी, बेंच थी, उसने ये डिसीजन दिया कि भाई सेक्शन 8 में दे रखा है सेक्सुअल असोल्ट, ठीक है, सेक्सुअल असोल्ट के बारे में बताया गया है, उसकी पनिशमेंट दी गई है, जिसमें ये बताया गया कि भाई अगर किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल असोल्ट होता है तो उसके लिए सबसे मैंडेटरी जो है वो है स्किन टू स्किन टच। उन्होंने स्किन टू स्किन टच का कंसेप्ट इसमें दे दिया कि अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि जो बच्चा है उसके केस में अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि स्किन टू स्किन का जो कंसेप्ट था वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा था, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको पॉक्सो एक्ट में ला सकते हो, अदरवाइज उसको जो है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत उसको नहीं लेके आया जाएगा। मतलब ये जो अधिनियम है उस पर लागू नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि 354 उस पर लागू हो जाए, 509 आईपीसी उस पर लागू हो जाए, लेकिन आईपी ये जो पॉक्सो एक्ट है इसके प्रोविजन उसके ऊपर लागू नहीं होंगे। जिसमें बाद में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस मैटर को खारिज कर दिया, और इसमें ये कहा कि भाई ये लॉ जो दिया गया पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत उसके अगेंस्ट में है और इसको लागू नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना किया कि इसको लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जो सामान्य नियम दिए गए हैं पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कहीं ना कहीं जो उसके उद्देश्य है उसके उद्देश्य को खत्म कर रहा है ये। तो इस जो जजमेंट थी ये काफी विवादों में भी रही, और ये जजमेंट आने के बाद एनजीओ जो थी सामाजिक कार्यकर्ता थे उन सब ने काफी इसका बहिष्कार किया, और इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने शू मोटो इस पे कॉग्निजेंस लेके इसमें डिसीजन दिया कि ये गलत है। मतलब ये स्किन टू स्किन टच का जो सिद्धांत आपने बनाया है, जो नागपुर बेंच ने दिया है, ये उचित नहीं है, मतलब ये नहीं हो सकता इसके अंदर, ठीक है। तो अभी जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने पॉक्सो एक्ट को लेके दो मतलब जजमेंट पास की थी। एक तो ये वाला सिद्धांत इन्होंने कहा कि भी स्किन टू स्किन का जो सिद्धांत है, टच का सिद्धांत है, वो इस पे अप्लाई नहीं होना चाहिए। और सेकंड जो इन्होंने बोला ये सॉरी बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि जब भी पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सुनवाई होती है, अगर किसी भी मैटर पे, चाहे वो जमानत से रिलेटेड मैटर हो या वो उसकी सुनवाई का कोई भी मामला हो, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा या जो समिति है, बाल कल्याण समिति है, उसके द्वारा, या फिर स्पेशल जो अभियोजन इसमें नियुक्त किया गया इस मैटर के अंदर, प्रोसिक्यूशन जो स्पेशल प्रोसिक्यूशन है उसके द्वारा उस बच्चे के परिवार को इस चीज की सूचना देनी, नोटिस देना जरूरी है। इस जो बच्चे का परिवार है उसको नोटिस देना जरूरी है। अगर उसको नोटिस नहीं दिया जाता है, जब तक उसके परिवार को नोटिस नहीं दोगे तब तक इस मामले पे जो है आगे सुनवाई नहीं होगी। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कोई भी न्यायालय सुनवाई नहीं करेगा, और अगर उस सॉरी जब तक आप उसको उसको नोटिस नहीं दोगे तब तक आपकी सुनवाई नहीं की जाएगी, और न्यायालय अपने सुमोटो मोटो कोई भी आदेश जो है इसके अंदर दे सकता है, मतलब न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश इसमें दिया जा सकता है। यही बात जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बोली कि अगर आपको पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सुनवाई करनी है, अगर पॉक्सो एक्ट की जो है सेक्शन के अंतर्गत सुनवाई चल रही है, तो सबसे पहले जो मैंडेटरी है कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा या विशेष लोक अभियोजक की जो नियुक्ति की गई है उसके द्वारा उसके परिवार को सूचना देनी चाहिए कि इस मामले में जो है कार्रवाई चल रही है, उसकी उपस्थिति उसमें अनिवार्य है, चाहे वो जमानत से रिलेटेड हो या वो उसके एविडेंस से रिलेटेड हो या अन्य कोई कार्रवाई हो, उसके पश्चात ही उस मामले में जो है न्यायालय द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी। अब सपोज करो कि अगर वो नहीं देते हैं, अगर उसके द्वारा सूचना नहीं दी जाती है, तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय आगे कार्रवाई करने से मना भी कर सकता है, तब तक के लिए जब तक कि उसको सूचना नहीं दी जाएगी। और यदि वो व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, मतलब जो विक्टिम है, अगर उसके फैमिली का कोई मेंबर या उसका गार्जियन
अगर उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में फिर न्यायालय को ये बताने के बाद, अगर आयो ये बताता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कि उसके द्वारा इसकी सूचना दी गई थी लेकिन उसके बावजूद भी वो परिवार उपस्थित नहीं हुआ है, तो फिर वो आगे कार्रवाई कर सकता है और न्यायालय द्वारा उस मामले में आदेश पारित किया जा सकता है। तो सबसे मैंडेटरी इसमें क्या बोलते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, और इसी बात पे जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर डिसीजन दिया कि उनकी उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है, कि उनकी उपस्थिति होनी चाहिए, उसके बाद ही इस मामले में आगे कार्रवाई की जा सकती है। अब हम लोगों का जो अगला पॉक्सो एक्ट में अगर हम बात करें पॉक्सो एक्ट में कि पॉक्सो एक्ट के जो प्रोसीडिंग कैसे होती है या जो पॉक्सो एक्ट है उसको कैसे मतलब डील किया जाएगा। तो देखो, अगर हम पॉक्सो एक्ट के प्रोविजन पे जाते हैं तो इन्होंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। एक तरफ तो इन्होंने सब्सटेंटिव लॉ इसके अंदर बता दिया, जो कि आपका सेक्शन 1 से लेके 15 तक में जा रहा है, 3 से लेके 15 तक में सब्सटेंटिव लॉ इसमें बताया गया है, जहां पे उसके अधिकार बताए गए हैं, पनिशमेंट के बारे में बताया गया है, और दूसरी तरफ इसका प्रोसीजर बताया गया है। सेक्शन आपका 19 से लेके और 38 तक में इसका प्रोसीजर के बारे में बताया गया है, जहां पे कि अगर सपोज किसी बच्चे के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में फिर वो कैसे डील करेगा, ऐसी कंडीशन में उससे कैसे डील किया जाएगा, या इस पे ये कैसे इसकी कंप्लेंट कर सकता है, कैसे इसके बारे में बता सकता है, या अगर जब कंप्लेंट इसकी किसके द्वारा लिखी जाएगी, इसमें जो स्टेटमेंट है वो कौन लेखबद्ध करेगा, क्या सिर्फ पुलिस ऑफिसर को पावर है इसमें स्टेटमेंट लेखबद्ध करने की, या मजिस्ट्रेट भी इसके अंदर जो है स्टेटमेंट उसके द्वारा भी लेखबद्ध की जाती है। तो ये कंप्लीट आपका हमारा जो प्रोसीजर है ये 19 से लेके और जो है सेक्शन 19 से लेके 38 तक में बताया गया है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें अल्टरनेटिव जो पनिशमेंट है, अल्टरनेटिव पनिशमेंट का जो कंसेप्ट है, जिसको ये आप म्यूट कर लीजिएगा अपना, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। आगे नहीं चलानी है, ये अब्दुल का शायद म्यूट नहीं है, अब्दुल आप अपना म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसमें एक अल्टरनेटिव जो पनिशमेंट का कंसेप्ट दिया गया है, जिसमें 2018 में इसमें अमेंडमेंट भी की गई है। तो अल्टरनेटिव जो पनिशमेंट है उसके कंसेप्ट में ये ज्यादातर जो अप्लाई होता है, ये होता है सेक्शन 4 के ऊपर और 6 के कंटेंट्स में, कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई रेप का मैटर हो जाता है, अगर किसी बच्चे के साथ रेप हो जाता है जो कि 18 साल से कम एज का है, तो ऐसी कंडीशन में उस बच्चे के संदर्भ में कौन सी धारा लागू होगी। तो देखो इधर से तो अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी की सेक्शन 300 जो है 76 में वो चला जाएगा, 376 उस पे का चार्ज लग सकता है जो एक्यूज्ड है, और इधर से हम उस पे पॉक्सो एक्ट का भी लगा सकते हैं, पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के अंदर भी जा सकता है, और अगर जो हीनियस है ज्यादा तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 6 के अंदर भी जा सकता है। तो सेक्शन 6 के अंदर लाने के लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो चाइल्ड है वो 18 साल से कम होना चाहिए, और दूसरा जो क्राइम किया गया है, जो एक्यूज्ड है वो या तो उसका कोई रिलेटिव हो या फिर एक्यूज्ड के द्वारा उसकी जो है डेथ कर दी गई हो, मतलब रेप के बाद अगर बच्चे की डेथ हो जाती है, या ऐसी कंडीशन में उसको कोई स्थायी रूप से अगर वो विकलांग हो जाता है, या अदर कोई भी ऐसी मैंडेटरी, या मान लो कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई पुलिस ऑफिसर है, या कोई हॉस्पिटल का कर्मचारी है, अगर इनमें से किसी के द्वारा भी अगर बच्चे के साथ कोई भी दुष्कर्म किया जाता है, रेप का अगर कोई मैटर है, तो ऐसी कंडीशन में 376 के साथ साथ हम इसमें जो है पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 6 भी इसके पर लागू होगी, पॉक्सो एक्ट की धारा 6 इस पे लागू होगी। और 2019 में अभी संशोधन कर दिया गया और ये कहा गया कि अगर 16 साल से कम एज के बच्चे के साथ, अगर 16 साल से कम एज का बच्चा है और उसके साथ रेप कर दिया गया है, जिसमें जो रेपिस्ट है वो या तो उसका कोई रिलेटिव है या फिर कोई पुलिस अधिकारी या कोई अन्य लोक सेवक है, तो ऐसी कंडीशन में इस अधिनियम के द्वारा जो है उसको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। अब देखो इधर से तो हमारा ये पॉक्सो एक्ट है जो कि मृत्युदंड के बारे में बात कर रहा है कि उसको जो है डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है, ठीक है। या आप सेक्शन 4 के अंदर हम आए तो 2019 के बाद इसमें भी पहले 7 साल की सजा थी जो कि लाइफ इम्प्रिजमेंट तक हो सकती थी, और अब उसके अंदर सजा बढ़ा दी गई है कि अब 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजमेंट तक हो सकती है। अब सपोज उसको उस पे पॉक्सो एक्ट की जो है सेक्शन 4 भी लागू होती है और उधर से 376 भी उसके ऊपर अप्लाई हो गई है।
तो अब ऐसी कंडीशन में जो उस पर चार्ज लगाया जाएगा वो अल्टरनेटिव लगाया जाएगा, जो चार्ज है वो अल्टरनेटिव चार्ज लगेगा। और पॉक्सो एक्ट की 42 क्या कहती है कि अगर उसको उस अपराध के लिए गिल्ट किया जाता है 376 के अंदर भी और पॉक्सो के अंदर भी, तो ऐसी कंडीशन में जिस धारा में सबसे ज्यादा दंड दिया गया है, जिस धारा में मैक्सिमम दंड दिया गया है, वो धारा उस पर अप्लाई हो जाएगी, मतलब वो चार्ज उस पर अप्लाई लगा, उसके लिए उसको जो है गिल्ट किया जाएगा। अब अगर पॉक्सो एक्ट में अगर हम सेक्शन 6 लगा दे और उधर से 376 लगाते हैं, तो इस पे जो है पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत उसको गिल्ट किया जाएगा। यही 42 के अंदर अभी अमेंडमेंट भी आई थी इसके अंदर कि अगर अल्टरनेटिव कोई चार्ज लगा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में जिसमें ज्यादा सजा का प्रावधान है वो धारा उस व्यक्ति के ऊपर, एक्यूज्ड के ऊपर लागू की जाएगी। अभी जैसे हमने सतीश वाला मैंने आपको केस बताया था, सतीश बनाम जो महाराष्ट्र राज्य का अभी हमने केस डिस्कस किया था, उसके अंदर क्या था कि एक लड़की थी ये 12 साल की जो कि अपने पड़ोसी के घर में चली गई थी और वहां पे उसको जो बच्ची है, और ये जो एक्यूज था ये 40 ईयर का था, इसने बच्ची को जो है टच किया था। तो इसमें कंसेप्ट ये बना था कि भाई इसके ऊपर जो सेशन कोर्ट है उसने एक तो इसमें 342 का धारा 342 लगाई थी आईपीसी की, दूसरा इसमें 363 लगाई थी, जो धारा 363 थी वो इसके अंदर लगाई थी आईपीसी की, और एक इसमें 354 लगाई थी आईपीसी की। और पॉक्सो एक्ट की जो है सेक्शन 4 इसके अंदर लगाई, सेक्शन 8 के अंदर 8 लगाया गया था, असोल्ट के अंदर लगाया गया था इसको, सेक्सुअल असोल्ट के लिए। अब इसी केस में नागपुर जो हाई कोर्ट की पीठ थी, उन्होंने क्या किया कि इसके अंदर से ये पॉक्सो एक्ट की जो सेक्शन 8 था, पॉक्सो एक्ट का जो सेक्शन 8 था सेक्सुअल असोल्ट वाला, उसको हटा दिया गया, उसका जो चार्ज है इस पे से हटा दिया, और इसको जो है 342 के लिए और आईपीसी की धारा 354 के अंतर्गत इसको जो है दोषित कर दिया गया था। और इन्होंने कंसेप्ट क्या दिया कि भाई ये इसके अंदर आएगा ही नहीं, जो पॉक्सो एक्ट है सेक्शन 8 है वो उसके अंदर आएगा नहीं, क्योंकि उसने जो है बच्चे को जो छुआ है वो स्किन टू स्किन का जो कंसेप्ट है वो वहां पे लागू ही नहीं हुआ, ठीक है, वो वहां पे लागू नहीं हुआ था। इस आधार पर जो है उसको बरी कर दिया गया था इस मैटर के अंदर से, और उस पर 354 लगा दी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, और खारिज करके इस मामले में जो है पॉक्सो एक्ट के अंदर भी उसको लेके आए थे। अब सपोज करो अगर इस मैटर के अंदर अगर आपका जो है, अगर हम सेक्शन 42 की बात करते और उस व्यक्ति पर जो एक्यूज था अगर उस पर सेक्शन 4 भी अप्लाई होता, अगर उस पर अगर वो रेप विक्टिम होता, अगर इस लड़की का रेप का मैटर होता, तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 4 भी लागू होता, और उधर से आपका जो है ये भी चला जाता, 376 भी इसमें चला जाता। तो ऐसी कंडीशन में फिर कौन सी धारा के अंदर दंड दिया जाएगा? क्या उसको दोनों धाराओं के अंदर दंड दिया जाएगा, 376 में भी सेक्शन 4 में भी, या उसको दोनों में से किसी एक में दिया जाएगा? तो देखो ऐसी कंडीशन पे ही सेक्शन 42 अप्लाई होता है। जो सेक्शन 42 है पॉक्सो एक्ट का वो यही कह रहा है कि अगर कोई ऐसा अपराध है जिसका अल्टरनेट भी है, मतलब दो अलग अलग विधियों में दंड का प्रावधान है, तो ऐसी परिस्थिति में जो सबसे बड़ा ऑफेंस होगा उसका दंड उसको दिया जाएगा। अब अगर ये वाला मैटर होता सतीश वाला, तो इसमें सपोज करो सेक्शन 4 की उसको पनिशमेंट देते, फिर साथ में उसको जो है 363 की देते, और इसके साथ जो है इसमें जो है 354 भी हम ऐड करके चलते, और ऐसी कंडीशन में फिर उसको दंड कैसे दिया जाएगा ये आपको सीआरपीसी की जो धारा 31 है उसके अकॉर्डिंग इसको जो है डील करते हैं हम इस केस के अंदर। लेकिन चूंकि उसके फैक्ट अलग थे और इस ये जो मैटर है सेक्शन 42 ये उस पर अप्लाई नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां पे जो मैटर था वो सेक्शन 8 का था, सेक्सुअल असोल्ट का था, लेकिन ये जो मैटर है ये रेप वाला मैटर है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉक्सो एक्ट में प्रोसीडिंग में चलता है कि अगर क्या हम पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जमानत ले सकते हैं, क्या जमानत का प्रावधान है इसके अंदर, रेगुलर बेल इसमें ले सकते हैं, या इसमें जो एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है क्या वो इसके अंदर है, मतलब क्या कोई एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है इसके अंदर? तो देखो इस पे ना अब मतलब उसमें हम दो केस के आधार पर हम इसको देखेंगे। अभी ये क्या है, हरियाणा हाई कोर्ट ने, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया, एक डिसीजन दिया है कि इसमें क्या था, एक माइनर था और उसने जो है एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। तो इसमें हाई कोर्ट ने ये कहा था कि सबसे पहले तो जो माइनर है उसको अरेस्ट ही नहीं किया जाता है,
माइनर के संदर्भ में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन ही लागू नहीं होगा, क्योंकि उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसमें जे बोर्ड के सामने उसको प्रेजेंट किया जाएगा, उसको पेश किया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में एक तो उसके अरेस्ट का जो कंसेप्ट है वो लागू नहीं होता है, अरेस्ट के बारे में ये कंसेप्ट लागू नहीं होता है। और दूसरा जो इसके अंदर कहा गया था कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप सामान्यतः 2000 अगर 18 से पहले जाएं तो आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन 2018 के बाद आपको 2018 के बाद इसमें अमेंड कर दिया गया इस एक्ट के अंदर 438 सीआरपीसी में भी कि कोई भी व्यक्ति जो 376 क्लोज 3 के अंतर्गत जिसने ऑफेंस किया है, मतलब 16 साल से कम एज की अगर कोई लड़की है जिसके साथ रेप हुआ है, या 376 ए बी या 376 डी ए या डी बी के अंतर्गत, मतलब 16 साल से कम एज की लड़की के साथ या 12 साल से कम एज की लड़की के साथ रेप हुआ है या गैंग रेप हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आप एंटीसिपेटरी बेल ले ही नहीं सकते हो। आपका एंटीसिपेटरी बेल लेने का जो ग्राउंड है वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो लड़की 16 साल से ज्यादा है, अगर वो लड़की जिसके साथ रेप हुआ है अगर वो 16 साल से ज्यादा है लेकिन 18 साल से कम है, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है उसमें एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो। उसमें जो है एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन तो लग सकती है, लेकिन कोर्ट जो है नॉर्मली एंटीसिपेटरी बेल इस मैटर में नहीं देता है। तो ये एक लिमिट लगा दी गई कि अगर कोई भी ऐसा मैटर है जो 16 साल से कम एज की लड़की का रेप का मैटर है, तो आप पॉक्सो एक्ट में उसमें एंटीसिपेटरी की एप्लीकेशन भी नहीं लगा सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें 16 साल से ज्यादा है लड़की की एज लेकिन 18 साल से कम है, तो ऐसी कंडीशन में आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। रेगुलर बेल के लिए भी लगा सकते हो 439 में, या आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी लगा सकते हो। लेकिन कोर्ट जो है रेगुलर बेल भी तब तक ग्रांट नहीं करेगा जब तक कि उस जो विक्टिम है उसकी स्टेटमेंट नहीं लिख ली जाती है। जो विक्टिम है उसकी स्टेटमेंट जो नहीं लिखी जाती है तब तक न्यायालय ऐसी कंडीशन में सेक्शन 25 के अंतर्गत उसकी स्टेटमेंट का प्रोविजन दिया गया है, जब तक उसकी स्टेटमेंट लेखबद्ध नहीं की जाएगी तब तक उस मामले में न्यायालय द्वारा सामान्यतः, ऐसा कोई बार नहीं है, सामान्यतः उस मामले में जो है बेल ग्रांट नहीं की जाती है। लेकिन अगर 16 साल से कम एज की लड़की है तो उसमें जो है उसको बार कर दिया गया है कि आप उसमें एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन भी उसके अंदर नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो ये तो था कि भाई आप जो है अग्रिम जमानत हम कब ले सकते हैं, क्या एक माइनर भी ले सकता है। जैसे अभी हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने, कि माइनर के लिए तो मैंडेटरी है ही नहीं है, क्योंकि वैसे ही उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, वो जे बोर्ड के सामने उसको प्रेजेंट किया जाएगा। अगर कोई भी ऑफेंस किया जाता है माइनर के द्वारा तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो इसलिए एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन उसके संदर्भ में तो नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई अदर पर्सन है तो ऐसी कंडीशन में उसमें एक लिमिट लगा दी कि भाई अगर आपने 16 साल से कम एज की लड़की है, उसका अगर रेप मैटर है तो आप उसमें एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई नहीं करोगे। 16 साल से ज्यादा है लेकिन 18 साल से कम है तो उसमें जो है एंटीसिपेटरी के लिए एप्लीकेशन आप लगा सकते हो। अब इसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि अगर आप एंटीसिपेटरी बेल लगाते हो, अगर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप एप्लीकेशन लगाते हो, तो आप कोर्ट ऑफ सेशन में लगाओगे, हाई कोर्ट में लगाओगे, या स्पेशल कोर्ट जो बनाया गया है उसके सामने लगाई जाएगी? मतलब इनमें से किसके सामने लगाई जाएगी, कहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन लगाओगे? तो देखो इसमें भी जो एक जजमेंट आई थी, इसके अंदर मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट है, अभी 2020 की जजमेंट है, ये 20 से 21 की है। इसमें इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया था कि आपको सेक्शन 31 जो पॉक्सो एक्ट है उसका 31 डायरेक्ट ये बोल रहा है, आपको क्लियर बोल रहा है कि स्पेशल कोर्ट जो है, स्पेशल कोर्ट को वो सभी पावर होंगी जो सीआरपीसी के अंतर्गत जो सेशन न्यायालय को पावर है, वो सभी पावर जो है स्पेशल कोर्ट को भी होंगी। और कोई भी एप्लीकेशन, चाहे वो बेल से रिलेटेड हो, कोई भी एप्लीकेशन जो है वो स्पेशल जो कोर्ट है उसके सामने ही लगाई जाएंगी। तो इसमें ये क्लियर इन्होंने कर दिया कि अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल भी के लिए भी कोई एप्लीकेशन लगानी है तो आप उसके लिए हाई कोर्ट में नहीं जाओगे या कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं लगेंगी पॉक्सो की, उसके लिए आपको जो है स्पेशल कोर्ट के अंदर ही एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया जाएगा। एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी सेम स्पेशल जो कोर्ट है उसके अंदर अप्लाई किया जाएगा, और न्यायालय के द्वारा उस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उस मामले में जो है अगर उसको उचित लगता है
तो बेल ग्रांट कर सकता है, अदरवाइज जो है बेल ग्रांट उस मामले में नहीं की जाए। ठीक है, क्लियर ये वाली चीज। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का इसमें टॉपिक है कि इसका प्रोसीजर क्या होगा। अब सपोज अगर किसी बच्चे के साथ कोई ऑफेंस हो जाता है, अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई ऑफेंस हो गया, तो ऐसी कंडीशन में इसकी रिपोर्ट कैसे लिखवाई जाएगी, या जब कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस लेता है तो क्या जो कोर्ट स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस ले रहा है वो सिर्फ एफआईआर के बेस पे लिया जाएगा, कंप्लेंट के बेस पे भी लिया जा सकता है। तो देखो इसमें सेक्शन आपका जो है 33 क्लियर बोल रहा है कि कॉग्निजेंस जो है स्पेशल कोर्ट द्वारा या तो परिवाद के आधार पर लिया जाएगा कंप्लेंट पर, या जो पुलिस रिपोर्ट है उसके आधार पर भी जो है इसमें कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। अब इसके अंदर जो हमारा पॉइंट है, अगर सपोज कोई ऑफेंस हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें जो है आपका सेक्शन 19, सबसे पहले तो आप कौन इसमें सूचना दे सकता है, और अगर जो सूचना दी जाती है तो वो किसके लिए दी जाएगी। ठीक है, अब ये अंतर भी था हमारे आईपीसी की 354 में और आपके पॉक्सो एक्ट में, क्योंकि आईपीसी के जो 354 था वहां पे जो विक्टिम है वही सूचना दे रहा है, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। जो सेक्शन 19 है वो आपको क्लियर व्यक्ति शब्द के बारे में बता रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई भी आशंका है कि किसी बच्चे के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस होने वाला है या हो चुका है, तो दोनों ही कंडीशन में जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, उसका कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई पड़ोस का व्यक्ति हो सकता है, या कोई एनजीओ का मेंबर भी हो सकता है, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, तो जिसको भी आशंका है कि कोई ऑफेंस हो गया है या होने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति या तो वहां पे जो सामान्य पुलिस अधिकारी हैं उनको इस चीज की सूचना दे सकता है, या स्पेशल जनरलाइज जो पुलिस है यूनिट है उसको भी इस चीज की जो है सूचना दे सकता है। और सूचना प्राप्त होने के बाद जो पुलिस अधिकारी है उस मैटर में इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और उस चीज की सूचना स्पेशल कोर्ट को भी दी जाएगी। उसके पास जो सूचना आई है, जो इतला उसको मिली है, उसके लिए वो बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी भेजेगा। दूसरा, वो स्पेशल जो कोर्ट बनाया गया है उसके पास भी इस चीज की सूचना दी जाएगी, और जो बाल कल्याण समिति है उसको भी इस चीज की रिपोर्ट भेजी जाएगी पुलिस अधिकारी के द्वारा। इन तीनों को उसके द्वारा रिपोर्ट की जाएगी। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अगर कोई व्यक्ति जिसको पता है और वो नहीं बताता है, तो इसमें 6 महीने की सजा का भी प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको पता है कि कोई ऑफेंस होने वाला है या हो गया है और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, लेकिन वो नहीं बताता, तो ऐसी कंडीशन में 6 महीने की सजा का प्रावधान दिया गया है कि उस व्यक्ति को 6 महीने की सजा या फिर उसको फाइन दिया जाएगा। और अगर कोई संस्था वगैरह है जिसको अपराध के बारे में पता है लेकिन वो उसकी सूचना पुलिस अधिकारी को नहीं देता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको जो है 1 साल की सजा का प्रावधान इसमें दिया गया है कि उसको 1 साल की सजा या इसके अंदर उसको जो है फाइन दिया जाएगा। और अगर आपके द्वारा कोई मिथ्या इतला दी गई है तो इसमें भी अगर वो सद्भावना पूर्वक नहीं है तो 6 महीने की सजा का जो कंसेप्ट जो है आपका सेक्शन 22 के अंतर्गत पॉक्सो एक्ट में बताया गया है। अब आज हमारे साथ जो है देवेंद्र कुमार धामा जी हैं, जो एक एनजीओ को चलाते हैं और काफी अच्छा वर्क भी कर रहे हैं इस चीज के बारे में। तो मैं उनसे बोलूंगी कि वो इस चीज के बारे में अच्छे से बताएंगे और काफी डिटेल में भी बताएंगे, क्योंकि उनका जो वर्क है वो मोस्ट ऑफ इसी से रिलेटेड है कि बच्चों के, अगर कोई भी बच्चा किसी के साथ ऑफेंस हो जाता है या कोई बच्चा अपराध कर देता है या SC/ST एक्ट है या अदर फील्ड है जिसमें ये काफी मतलब अच्छा काम भी कर रहे हैं। 2002 से ये इसमें जुड़े हुए हैं। 2002